आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोलेट फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट्स या फिर फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम से दिया गया है। फार्माकोलॉजी का ये टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सहारा लेंगे, जिसके जरिए से ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है, हम जानेंगे कि फोलेट है क्या। असल में फोलेट है क्या, पहले हमें ये फोलेट या फिर जो फॉलिक एसिड है इसके हवाले से थोड़ा सा मालूमात हो, फिर उसके बाद जो है बाकी के जो स्टेप्स है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। पहले हम फोलेट को जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि असल में इस फोलेट या फिर इस फॉलिक एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है। सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा, और फिर थर्ड पॉइंट में हम आएंगे टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द फोलेट या फिर फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट्स या फिर फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स कि हमारे पास जो सल्फोनामाइड है या ट्राइमेथोप्रिम है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है और ये किस तरह से हमारे इस फॉलिक एसिड या फिर इस फोलेट को जो है एंटागोनाइज करते हैं, या मतलब ये कि इसकी जो सिंथेसिस है उसको कैसे ये इनहिबिट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि फोलेट है क्या। असल में फोलेट जो है ये कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स जो चाहिए होते हैं प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स के सिंथेसिस के लिए। What are the folates? They are the cofactors. We need these cofactors in order to accomplish the synthesis of the purines and pyrimidines. मैं इंग्लिश बोल गया, I'm sorry. Anyway, ये cofactors हमें purines और pyrimidines के synthesis के लिए चाहिए। अभी सिंथेसिस इन ही कोफैक्टर्स की, इन ही फोलेट या फिर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है? वेरी सिंपल। ये दो बातें आप लोगों ने मेंशन करनी है कि ह्यूमंस जो हैं ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हम इस फोलेट या फिर इस फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और जो बैक्टीरिया है ये इस फोलेट या फिर इस फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अभी हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो हमने क्या करना है, वी आर सपोज टू टेक टू डाइट, मतलब हमें डाइट में इसको लेना है। और जो बैक्टीरिया है ये अपने सराउंडिंग से नहीं ले सकता। अभी जब हम लोग डाइट में लेंगे ना, ये हमारे जो मेम्ब्रेन से वो ऑब्जर्व करके ले जाएंगे, अपने बॉडी तक पहुंचाएंगे, जहां पर फिर फैक्ट्री है जहां पर से फिर हमारे फॉलिक एसिड की प्यूरिन्स पैरामिडीन्स की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर। वहां पर ये हमारे फॉलिक एसिड पहुंच जाएंगे जो हमने डाइट में लिया है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो सराउंडिंग से नहीं ले सकता, मतलब बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है ना, यहां से सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से जो फोलेट है फिर फॉलिक एसिड ये इनके अंदर जो है क्रॉस नहीं कर सकता। आप लोग ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है वो असल में इम्परमिएबल है फॉर द फोलेट या फिर फॉलिक एसिड। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इनसाइड खुद से सिंथेसाइज करना है। अभी ये जानेंगे कि ये खुद से कैसे सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया कैसे होता है, इनको चाहिए होते हैं 2 बायोमोलिक्यूल्स। एक है हमारे पास है पाबा, दूसरा है टेरेडीन। ये पाबा जो है असल में ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। तो ये 2 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं बाय मीन ऑफ एन एंजाइमेटिक प्रोसेस ये कन्वर्ट होते हैं, बनाते हैं डायहाइड्रोटेरोइक एसिड, और फिर ये डायहाइड्रोटेरोइक एसिड है बाय अनदर एंजाइम ये कन्वर्ट होता है डायहाइड्रोफोलेट में, और फिर डायहाइड्रोफोलेट जो है वो फिर बाय मीन ऑफ अनदर एंजाइम ये कन्वर्ट होता है इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट या फिर फॉलिक एसिड जो है वो बनता है। और फिर ये फॉलिक एसिड जो है इसको हम लोग फिर यूटिलाइज करते हैं प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स की सिंथेसिस के लिए। मतलब हमारे कोफैक्टर्स बन गए, जब बन गए तो फिर हमारे जो प्यूरिन्स पैरामिडीन्स की सिंथेसिस है दैट्स इजी देन। अभी ये एंजाइम्स भी आप लोग जान लें कि असल में यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो उसके क्या नाम है। वेरी सिंपल। अभी इस नाम को देखो, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड ये बना इन दोनों से, इसके नाम से यहाँ पर एंजाइम आप लोगों ने याद रखना है डायहाइड्रोटेरोइट सिंथेस। ऐसा एंजाइम जो डायहाइड्रोटेरोइक एसिड को बनाता है, सिर्फ सिंथेस हमने यहाँ पर लिखा डायहाइड्रोटेरोइट सिंथेस, वेरी इजी। अभी इसी के नाम से आपने यहाँ पर सेकंड एंजाइम भी याद करना है, वो कैसे, अभी क्या बना, डायहाइड्रोफोलेट या फिर डायहाइड्रोफोलिक एसिड बना। तो अभी इसी के नाम से ही यहाँ पर एक एंजाइम होगा जो इस डायहाइड्रोटेरोइक एसिड को कन्वर्ट करेगा इनटू डायहाइड्रोफोलेट। वो एंजाइम क्या है, सिंपल, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेस। इस एंजाइम को आप लोग डायहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेस भी कह सकते हैं। अब ये जो डायहाइड्रोफोलेट है ये फंक्शनल नहीं है, इसको कन्वर्ट होना है इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये एंजाइम थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों ने समझना है वो किस तरह से। अभी देखो यहाँ पर डायहाइड्रो है, फिर यहाँ पर टेट्राहाइड्रो है, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा हो गए, डाई से टेट्रा को पहुंच गए। तो केमिस्ट्री याद दिला चाहिए आप लोगों को कि केमिस्ट्री में जब आप लोग डिस्कस करते थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती थी तो क्या होता था, हमने पढ़ा था ना रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती थी।
अब यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ना, तो ये ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो रिडक्शन करेगा। तो आप लोग जानते हैं कि रिडक्शन वाले एंजाइम्स बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको कहते हैं रिडक्टेज। तो यहाँ पर तो रिडक्टेज हमें चाहिए, लेकिन कौन सा रिडक्टेज चाहिए? वो रिडक्टेज जो डाईहाइड्रो कन्वर्ट करेगा। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसी के नाम से आपने डिस्कस किया इसको, अभी आपने जान लिया, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एंजाइम जो है इस डाईहाइड्रो कन्वर्ट करेगा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी कि ये जो है हमारा असल में कोफैक्टर बन गया है फोलिक एसिड। ये फिर रिस्पॉन्सिबल है प्यूरिन स्पर्मेटिड्स की सिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए या करने के लिए। तो यहां तक हमारी बात होगी कंप्लीट। अभी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे जो फोलिक एसिड के सिंथेसिस के इनहिबिटर्स के, मतलब यहां पर जो काम करते हैं कि हमारे फोलिक एसिड ना बन जाए। जो बैक्टीरिया है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो फोलिक एसिड को ना बना सके। तो यहां पर सल्फोनेमाइड और ट्राइमेथोप्रिम जो है, ये हमारे पास दो वेल नोन मेडिकेशन है जो इस फोलिक एसिड के बनाने में रुकावट है, इनहिबिटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फोनेमाइड को डिस्कस करते हैं। सल्फोनेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कोई आपसे पूछे, वेरी सिंपल। सल्फोनेमाइड जो है ये असल में इस डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस के लिए सबस्ट्रेट बन जाता है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो था वो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिमिलरिटी रखता है विद सल्फोनेमाइड, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल सिमिलर है ना, स्ट्रक्चरल मतलब सिमिलरिटी दोनों के बीच है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये जो डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस है ये इस सल्फोनेमाइड को सबस्ट्रेट जा लेता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट की यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाती है और यहाँ पर टेरोडीन जो है वो बच जाता है, और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड फाबा ये भी आगे से अपना कोई भी एंजाइम इसके लिए अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर टेरोडीन तो अवेलेबल है लेकिन इस एंजाइम के थ्रू तो इन्होंने कन्वर्ट होना था ना। अब ये एंजाइम इसने ऑक्युपाई कर लिया, तो क्या हुआ, इनकी कन्वर्जन नहीं हुई। जब इनकी कन्वर्जन नहीं होगी तो फिर फोलिक एसिड नहीं बनेगा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड टेरोडीन नहीं बनेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन नहीं होगी, इनसे डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड नहीं बनेगा, और ये फिर डाईहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट होगा, और फिर जाहिर सी बात है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड भी नहीं बनेगा। मींस स्टार्ट, आपने यहाँ पर स्टॉप कर लिया, इसको सिंथेसिस यहाँ पर स्टॉप हो गई, फिर आगे के स्टेप्स नहीं होंगे। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग समझ गए। अब ट्राइमेथोप्रिम, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वेरी सिंपल। ये हमारा जो ट्राइमेथोप्रिम है ये असल में डायरेक्ट करता है इस पर्टिकुलर एंजाइम को, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये और ये दोनों जो हैं फर्स्ट स्टेप में जो है सल्फोनेमाइड, सेकंड स्टेप में यहाँ पर लास्ट में जो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है इसको इनहिबिट करता है ट्राइमेथोप्रिम। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो फिर क्या होगा, फंक्शनल ही होगा। अब यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह आ रही है कि जब हम लोग इंडिकेट करते हैं ये वाले हमारे फोलेट एंटागोनिस्ट्स, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट्स, फोलेट एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, या फिर फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी कह सकते हैं। तो जब हम लोग ये इंडिकेट करते हैं तो हम लोग इन दोनों को भी एक जगह पर भी इंडिकेट कर सकते हैं और इनको जुदा जुदा भी इंडिकेट करते हैं। मतलब एक वक्त में किसी पेशेंट को जब हम लोग देते हैं तो जुदा जुदा ये हुआ, एक दो को कंबाइन करके जब हम लोग देते हैं उसके लिए हमारे पास एक ब्रांड नेम है, दैट इज बैक्ट्रिम, जिसमें ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक साइनर्जिस्टिक एक्शन मिलता है। पहले सिर्फ एक शख्स था जो एक काम कर रहा था, अब यहाँ पर जो है वो दोनों शख्स हैं, दो अशखास हैं, दो लोग हैं जो एक काम को सरअंजाम कर रहे हैं, तो वो काम जल्दी फिर होगा। तो इस तरह से बैक्ट्रिम में क्या होता है, हम लोग इन दोनों को एक जगह पर मिला करके उस पेशेंट को देते हैं। तो जब वो पेशेंट लेता है तो फिर उससे क्या होता है कि ये हमारे जो मेडिकेशन है सल्फोनेमाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम, ये इन दो पॉइंट्स को इनहिबिट कर लेते हैं, जिससे फिर हमें क्या हो जाता है, ये एक फायदा मिलता है कि फिर जो बैक्टीरिया है इनकी सिंथेसिस नहीं होती। इस तरह से फिर वो जो बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को हम लोग स्टॉप कर लेते हैं, ताकि हमें जो फिर अंदर ये इन्फेक्शन करवा रहे थे वगैरह वगैरह फिर वो नहीं होंगे। तो इस तरह से ये सेपरेट भी आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। कलेक्टिवली बैक्ट्रिम के नाम से हमारे पास है एक मेडिकेशन जिसमें ये दोनों मौजूद हैं, वो भी दे सकते हैं। ये एक साइनर्जिस्टिक एक्शन आपको देगा और यहाँ पर जो है एक्शन इंडिविजुअल मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को साइनर्जिज्म पता होगा, अगर नहीं है पता तो उसकी वीडियो अवेलेबल है बाय द वे। तो बाय साइनर्जिस्टिक में क्या होता है, इन दो का एक इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन होता है। एनीवे, ये हुआ मेरी तरफ से। कोई क्वेश्चन फिर भी है, कंफ्यूजन, ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।